यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल का पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन सिजवाली में नहीं मिलेगा, मैंने कहा था वो एप्टीट्यूड का पार्ट है, एप्टीट्यूड की बुक में मिलेगा। क्या आएगा बोलो। Should all the students graduating in any discipline desirous of pursuing post-graduation of the subjects of their choice be allowed to enroll in the postgraduate courses? ठीक है। Yes, the students are best judge of their capability and there should be not be restriction for joining the postgraduate courses. No, the student need to study the relevant subjects in the graduate courses to enroll in the postgraduate courses, and the student must fulfill such conditions. No, there are not enough institute offering postgraduate courses which can accommodate all the graduate desirous of seeking postgraduate education of their own. अब देखो, अब वॉइस की सही आ रही है। ऑनलाइन में आवाज सही आ रही है अब। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका की मीनिंग हमें नहीं पता होता है, लेकिन उसको स्किप करके जो रिमेनिंग है उससे कंक्लूजन निकालो। तो क्या बोला गया है? शुड ऑल द स्टूडेंट graduating in any discipline desirous for pursuing the postgraduate the subject of the subjects of their choice be allowed to enroll in the postgraduate courses। मतलब कि अगर मान लो कि पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए किसी को जाना है और उसका मन है कि मुझे ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसको डायरेक्टली वो वाला कोर्स ज्वाइन करने दे देना चाहिए क्या? ये स्टेटमेंट में बोला गया है ना। मतलब जो चाह रहा है कि मान लो मुझे बीएससी करना है तो उसको बीएससी करने के लिए दे दिया, कोई बीसीए करना चाह रहा है उसको बीसीए करने दे दिया। मतलब जो मन जिसका हो उसमें उसको एडमिशन दे दिया जाए, ऐसा सही होगा क्या? आर्गुमेंट में क्या बोला गया है? Yes, the students are the best judge of their capability and there should not be a restriction for joining the postgraduate courses। कि हाँ, सारे स्टूडेंट्स अपना बेस्ट जज कर सकते हैं अपने कैपेबिलिटी को, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है सही, है ना। हमेशा हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटी को सही से जज कर सकता है ना। ये हम नहीं बोल सकते, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी बात। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नो, द students need to study the relevant subject in the graduate courses to enroll in the postgraduate courses and the student must fulfill such condition। मतलब उनका ये कहना है कि जो उसने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ले लिया लेकिन हमें वो सही नहीं लग रहा, तो फिर हम उसको चेंज करना चाहते हैं। और इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली ऐसा होता ही है ना। अगर बीटेक का अगर कोई स्टूडेंट है और उसने अगर मान लो कि मैकेनिकल से बीटेक किया है, तो वो कंप्यूटर साइंस से एमटेक कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्टेट, ये भी क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट गलत हो गया। नो, देयर आर नॉट इनफ इंस्टीट्यूट ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विच एकोमोडेट ऑल द ग्रेजुएट सीरियस ऑफ सीकिंग पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन ऑफ देयर ओन चॉइस। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पे चले गए।
कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट उतने सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरह का आर्गुमेंट हम स्टेटमेंट से कह ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कम है या ज्यादा है ये हमें स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि कोई सा भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, नन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लगते हैं ना। मैंने कब कहा कि नहीं हम पता कर सकते, मतलब सब सही नहीं लगते, लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। इसीलिए तो हम, इसका आंसर है ना, डायरेक्ट हम 100% नहीं कह सकते कि हाँ यही होगा। बस हमें अपने आप को तैयार करना है कि जिस तरीके का ये सोच के आंसर निकाल रहे हैं हमें भी वही सोचना है। ठीक है ना, हमें आपको किस बात के लिए तैयार करना है कि जिस तरीके से ये सोच के आंसर दे रहे होंगे उसी तरीके से हमारा भी सोच डेवलप हो जाए, हमारी भी थॉट प्रोसेस वैसे डेवलप हो जाए। ठीक है ना, वो तो नहीं पता ना, मुझे, मैंने भी जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो उन्होंने नहीं सोचा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन मैं जैसे तुम्हारी सोच डेवलप करवाना चाह रहा हूँ वैसे कर लो, और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन तो है नहीं, है ना। तो अंधों में काना राजा, चलो आगे बढ़ो। क्या आ रहा है, बी या डी? डी, should admission to all the professional courses be made on the basis of past academic performance rather than through entrance test? मतलब कि जो past performance है उसके basis पे ही आगे का admission दे देना चाहिए, कोई entrance test नहीं लेना चाहिए, ऐसा पूछा गया है। Yes, it will be beneficially for those candidates who are unable to bear the expense of the entrance test. जो expense नहीं bear कर सकते उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। Yes, many deserving candidates securing high marks in their qualifying academic examination do not perform well for such entrance test. हाँ, इसलिए भी अलाउ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो कि कॉलेज में अच्छा रिजल्ट ले आते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा नहीं ला पाते हैं। No, the standard of the examination and the assessment conducted by the different boards and the universities are not comparable, and hence there need to conduct entrance test to calibrate them on the common yardstick. बिल्कुल सही बात है ना। लास्ट वाला तो अब डायरेक्टली समझ में आ रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट वाला बोल रहा है कि नहीं, प्रीवियस टेस्ट को देखकर हमें दे देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग एक्सपेंस को बियर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे एंट्रेंस टेस्ट बहुत सस्ते भी होते हैं, 100-100 रुपए में भी होते हैं, है ना। तो इसका कोई वो नहीं लगा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि नहीं, हो सकता है कि कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंट्रेंस टेस्ट में, ये भी बात गलत है। और यहाँ पर जो थर्ड वो बोल रहा है उसके लिए जो एविडेंस दे रहा है वो भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट्स है, उनका एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से पैटर्न होता है, कहीं पे चीटिंग अलाउ हो जाती है, कहीं पे चीटिंग अलाउ नहीं होती है ना। कहीं पे चेहरा देखकर पास कर दिया जाता है, कहीं पर चेहरा चेहरा देखकर ही फेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत इसलिए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इवन आईआईटी में भी होता है, चेहरा देख के फेल कर देते हैं, और क्या, सब जगह होता है। अरे क्या पजल सॉल्व कर रहे हो क्या? सारे क्वेश्चन, सारे अटेम्प्ट कर लो ना, नेगेटिव मार्किंग थोड़ना है उसमें। आ जाओ, बैठ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, बैठ जाओ। आज सब लोग के बारिश का मजा ले रहे हैं ना घर पे बैठ के। अभी बहाना है ना, बारिश हो रही है, कैसे आए? बताओ, ये तो खाली पेन है। क्या आ रहा है, सी, शुड लिटरेसी बी द मिनिमम क्राइटेरियन फॉर बिकमिंग अ वोटर इन इंडिया। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए लिटरेसी। ठीक है, आर्गुमेंट क्या है, नो, मेयर लिटरेसी इज नो गारंटी पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बात तो ठीक लगी रही है कि अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए तो उसका लिटरेसी से कोई लेना देना नहीं है ना। चाय वाला भी तुमको ज्यादा ज्ञान दे सकता है, ठीक है ना, इवन बीएमए बन गए।
Yes, illiterate people are less likely to make political wiser decision of voting for a right candidate of candidate or party. ये 50-50 सा लग रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन भी थोड़ी हमारी हेल्प करेगा. ठीक है, ये क्या फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ये है ना, ये फर्स्ट एंड सेकंड होगा. फिर नो वोटिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन. ये बात तो सही है ही कि सभी का राइट है वोट देना. तो फर्स्ट और थर्ड तो हमें 100% है ही सही. सेकंड पे हम थोड़ा 50-50 कह सकते हैं. अब अगर ऑप्शन से हम देखें तो ऑप्शन हमारे लिए फिर कौन सा सही बैठ रहा है सबसे ज्यादा, डी, ऑल आर स्ट्रॉन्ग. तो फिर हमारे लिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. मतलब थोड़ा सा हेल्प हम किसकी ले सकते हैं, ऑप्शन की भी ले सकते हैं. हमें पता है कि हाँ ये एक तो सही होगा ही, या फिर दूसरा एक तो ये सही होगा ही, और हमें एक पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं पे हो सकता है. अब हो सकता है मुझे लग रहा हो, किसी और को ना भी लग रहा हो. ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर लग रहा है कि नहीं यार ये 100% सही नहीं हो सकता है, तो हम किसकी हेल्प ले ले, फिर ऑप्शन की हेल्प ले लेके उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन निकाल देंगे कौन सा वाला सही हो सकता है. क्लियर है? नेक्स्ट. क्या, डी? Should the public sector undertakings be allowed to adopt hire and fire policy? Yes, this will help the public sector undertaking to get rid of non-performing employees and reward the performing employees. ठीक है. No, this will gives an unjust handle to the management and they may use it indiscriminately. Yes, this will help increase the level of efficiency of these organizations and these will become profitable establishments. ये पूरा क्या एक साथ सब लिख दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर किस तरीके की बात बोली गई है स्टेटमेंट में कि शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बी अलाउड टू अडॉप्ट हायर एंड फायर पॉलिसी. मतलब इस टाइप की कुछ बात कही गई है कि पब्लिक का एक ओपिनियन भी होना चाहिए किसी को हायर करना है या फायर करना है, इस टाइप की पॉलिसीज बनाने के लिए. तो आर्गुमेंट बोला गया है, यस दिस विल हेल्प द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू गेट रिड ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज एंड रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज. ये बात ठीक भी बैठ सकती है क्योंकि अगर पब्लिक की बात नहीं, सबकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर राम राज्य हो जाएगा. ठीक है ना, जो बॉस होगा वो ऑलवेज राइट, जिसको उसको मन करेगा उसको वो रिवॉर्ड दे देगा, जिसको मन करेगा वो निकाल देगा. ठीक है, तो हायर फायर पॉलिसी हो जाएगी. तो यहाँ पर यह है कि अगर पब्लिक से भी बात पूछी जाएगी तो ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर मतलब कि वहीं पे होगा ना, पब्लिक इंक्लूड हो जाएगी ना उसमें. प्राइवेट और पब्लिक वैसा हम बोले, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक से ज्यादा लोग इंक्लूड हो गए ना. प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जिसके हाथ में चला गया एक तरीके से उसी का सब कुछ हाथ में हो जाएगा. और पब्लिक सेक्टर मतलब कि कोई भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है. समझ पा रहे हो ना. अगर हम प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा कि उसी के हाथ में सब कुछ हो जाएगा एक तरीके से, कि हाँ उसने जो डिसीजन लिया कि हाँ इसको हायर करना है इसको फायर करना है उसी पे बेस्ड हो जाएगा. पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं पे ये क्या हो गया, ग्लोबल लेवल पर चला गया, मतलब कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इस तरीके की पॉलिसी में. तो उस तरीके से सोच सकते हैं. ठीक है, बाकी और कोई दिमाग में आ रहा हो तो वो बात बोल सकते हो तुम लोग, और कुछ आ रहा हो तो. गवर्नमेंट सेक्टर, शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब तुम कह रहे हो कि इसको गवर्नमेंट जॉब की तरह बोल रहे होंगे ऐसा. शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बी अलाउड टू अडॉप्ट हायर एंड फायर पॉलिसी. अच्छा, मतलब कि वहां पर हायर और फायर पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कि अगर किसी को ले लिया तो निकालने की पॉलिसी होनी चाहिए इस टाइप से, कि उस तरीके से सोचते हैं. यस दिस विल हेल्प द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू गेट रिड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज एंड रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज. ये बात अगर उस तरीके से सोचे तो भी ठीक है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हायर और फायर पॉलिसी आ जाए तो इस तरीके से ये हो सकता है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो एक बार सरकारी जॉब मिल गई और फिर बैठे हुए हैं, तो उनको निकाला भी जा सकता है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये वाला तो ठीक हो गया. No, this will gives an unjust handle to the management and they may use it indiscriminately. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा, तो ये कोई बात नहीं हुआ है ना, ये कोई बहाना नहीं हुआ कि अगर ऐसा हो गया तो मैनेजमेंट कैसे होगा, है ना, ये कोई बात नहीं होती है. ठीक है. Yes, this will help increase the level of efficiency of the organization and these will become the profitable establishment. बिल्कुल सही बात है, अगर कहीं ना कहीं पे कंपटीशन होगा, अंदर डर होगा, तो लोग काम अच्छे से करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी. ये बात तो फिर भी सही है, प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. अच्छा, अगर मान लो कि किसी में अगर कंफ्यूजन होता
तो सेकंड अगर हमें दिख रहा है कि गलत होगा तो सेकंड होने के कारण हमारे दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो ही जाएंगे, और थर्ड वाला तो दिख ही रहा है कि वो सही है। तो अगर हमें थोड़ा सा अगर किसी एक दो में अगर डाउट भी होता है, तीन में से अगर एक आध दो में अगर डाउट भी होता है, तो भी हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, आंसर सही निकाल सकते हैं। ऑप्शन को जरूर देखना, ठीक है ना, ऑप्शन को जरूर देखो। नेक्स्ट, बोलो, बी या डी? Should all the indirect taxes in India be combined into a single tax on the on all the commodities? तो अब ये तो हो ही चुका है ना, ये पहले का क्वेश्चन बना हुआ है, जीएसटी अब तो आ ही गया है। Yes, this will considerably the simplify the tax collection mechanism and the cost of the collecting taxes will also reduce. तो अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने की बात कही गई है, आगे बढ़ते हैं। Yes, the manufacturers and traders will be benefited by these this which in turn will boost the tax collection. No other country has adopted such system. अब देखो ये तो 100% हो गया कि ये तो क्या हो गया, गलत होगा ही होगा, है ना। अगर हमें एक का भी अगर 100% है कि हाँ यहाँ ये तो गलत हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर नन स्ट्रॉन्ग और नन ऑफ दीज, एक तो ये ऑप्शन नन स्ट्रॉन्ग और नन ऑफ दीज, दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होगा? ये तो गलत हो ही गया, है ना, ये तो गलत हो ही गया। और फर्स्ट पे तो कुछ है ही नहीं बात, है ना, देखा जाए तो अगर ऑप्शन में अगर हम देखें तो फर्स्ट पे तो कोई बात रही ही नहीं। अगर हमने थर्ड को अगर रिजेक्ट कर दिया तो बचे हुए तीन ऑप्शन में हमें पता चल गया कि फर्स्ट पे तो डिपेंडेंसी रही नहीं। अब हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है? सेकंड पे फोकस करना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि यस द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स विल बी बेनिफिटेड बाय दिस व्हिच इन टर्न, अब ये बेनिफिट होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, है ना, जब टैक्स का स्लैब आ जाएगा तब पता चलेगा कि उनमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी से हम नहीं कह सकते कि अगर उनको कंबाइन कर दिया तो फायदा होगा, किसी सेक्टर को हो सकता है फायदा हो, किसी को हो सकता है नुकसान भी हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट वाली लाइन तो हम कह नहीं सकते, तो यहाँ पर ये भी गलत हो ही जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि ए और डी में से हम किसको लेंगे, नन इज स्ट्रॉन्ग और नन ऑफ दीज। हाँ देखो, नन ऑफ दीज का मतलब भी तो यही हो गया कि कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, फर्स्ट वाला अगर स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो फिर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इवन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट के साथ नहीं, सेकंड को तो हम डिस्क्वालीफाई कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में हम कह नहीं सकते। फर्स्ट के लिए थोड़ा सा डाउटफुल है कि हाँ सिंप्लीफाई तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा टैक्स, हाँ, तो इसीलिए वो फर्स्ट को अभी हमने डाउटफुल कंडीशन में रखा है। तो यहाँ पर उस कारण से हम नन ऑफ दीज लगा सकते हैं कि अगर फर्स्ट अगर सही होगा आर्ग्यूमेंट तो वो वाला ऑप्शन में नहीं मिल रहा। और नन स्ट्रॉन्ग मतलब कि कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस बैठ रहा है। नन स्ट्रॉन्ग मतलब कि कोई सा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, और नन ऑफ दीज मतलब कि क्या हो गया कि ऑप्शन में से कोई सा भी सही नहीं लग रहा। मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है कि फर्स्ट वाला आंसर हो सकता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि फर्स्ट वाला आंसर हो सकता है तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, नन ऑफ दिस। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तीनों के तीनों जो है वो क्या है, वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर तुम क्या लगा दोगे, नन इज स्ट्रॉन्ग। मतलब नन इज स्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर, और नन ऑफ दिस मतलब कि ऑप्शन में से कोई सा भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी हमें कौन सा फर्स्ट वाला ठीक लग रहा था, इसलिए हमने क्या ले लिया, नन ऑफ दिस, ठीक है। आगे बढ़े, नहीं एविडेंस की यहाँ पर एक्चुअली में जो स्टेटमेंट है ना उसी के बारे में ही उसने आर्ग्यूमेंट किया है कि हाँ सिंप्लीफाई कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग स्टेट्स होती है उसके बाद अलग अलग टैक्सेस होते हैं, अलग अलग स्लैब्स होती है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट को ये सब चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। अब अगर एक ही जीएसटी जो लाया गया वो एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन भी और थोड़ा सा इसके कारण भी लाया गया है कि कहीं पर कोई किसी को ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, किसी को कम बेनिफिट होता है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है टैक्स को बढ़ा घटा रही थी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई तो करा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब 100% नहीं था इसीलिए उसको 50-50 में रखा था, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर नन ऑफ दीज रख दिया इसलिए, ठीक है। उसको 50-50 में रखा था मैंने, इसलिए मैंने उसको ना ही राइट किया ना ही रॉन्ग किया। नेक्स्ट,
बी, भोपाल और दिल्ली। दिल्ली। ए, देखते हैं। इज इट नेसेसरी दैट द एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड? ऐसा होना चाहिए क्या कि जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड हो? यस, द एम ऑफ द एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पर्सन फॉर अर्निंग। ये बात भी सही है ना, अर्निंग के लिए तो हम पढ़ते ही हैं। यस, द एजुकेटेड पर्सन शुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन वो अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन उसका जॉब ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं बैठ रहा। आगे और पढ़ते हैं। नो एजुकेशन शुड बी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ओनली। नॉलेज कर पे ही फोकस रहना चाहिए एजुकेशन का। नो वन में टेक अप एग्रीकल्चर वेयर द एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट तो गलत है ही 100%। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बी तो गलत हो गया। और फर्स्ट भी सही है ही, और फर्स्ट तो तीनों में है, तो फर्स्ट के बारे में तो सोचने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई फर्स्ट पे उलझ रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो है वो तीनों में है। हमें डिसीजन किसमें से लेना है? सेकेंड और थर्ड में से। और दोनों को भी हम नेग्लेक्ट कर नहीं सकते हैं, है ना। दोनों को तो नेग्लेक्ट कर नहीं सकते, तो जहां तक है सी भी नहीं होगा, है ना। अब सेकंड और थर्ड को थोड़ा सा फिर से पढ़ो। यस, एजुकेटेड पर्सन शुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। ये थोड़ा सा इसलिए मतलब अपने इंडिपेंडेंटली ये बात सही है, इंडिपेंडेंटली ये बात सही है, लेकिन वो स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पा रही है। क्योंकि वहां पर ये बोला गया है कि इज इट नेसेसरी दैट द एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो अब उसके ऊपर है कि हाँ या ना। तो यहाँ पर फिर बोल रहा है थर्ड में क्या बोल रहा है? नो द एजुकेशन शुड बी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ओनली। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ, ये उसको अपोज करते हुए बोल रहा है कि हाँ। अब यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, वो एक दूसरे के क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। मतलब कि हो सकता है कि किसी के लिए एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? जॉब लेने के लिए है। और किसी के लिए क्या है? नहीं, नॉलेज के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पे अपने अपने तरीके से दोनों ही क्या हो गए? सही हो गए। यहाँ पर ये भी इंडिपेंडेंटली सही है, लेकिन ये उसका स्टेटमेंट से डायरेक्ट नहीं बैठ रहा है कनेक्शन। इसलिए हम मोर एक्यूरेट कौन सा बोल सकते हैं? मोर एक्यूरेट हम डी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट गलत है, आर्ग्यूमेंट गलत है। मतलब ये इंडिपेंडेंटली ये स्टेटमेंट होता तो ये सही है, आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं बैठ रहा, स्ट्रांग नहीं बैठ रहा। ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बात बोली है? यहाँ पर ये यस और नो है, ये दोनों बातें। ठीक है ना। एक इंसान उसको बोल रहा है कि हाँ सही है, और दूसरा बोल रहा है कि गलत है, और दोनों ही आपस में बात दोनों के लिए सही है। क्यों? क्योंकि वो एक एक जो सोच के बोल रहा है क्या कि मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए जॉब जरूरी है। नॉलेज वॉलेज गया तेल लेने, मुझे क्या चाहिए? पैसा। ठीक है। और किसी के लिए क्या है? पैसा बहुत है, नॉलेज मिल जाए। ठीक है ना, पैसा तो बहुत है, क्या करना। ठीक है ना। हाँ, ओनली थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी तो डी ले लो, है ना, क्योंकि इसमें आंसर भी डी दिया है। तो तुम्हें वही अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, है ना, और कोई वो नहीं है। अपने आप को मनाओ, आज मूला की गोली लेकर बैठो, बचाओ उसको। नेक्स्ट।
ए सी बी सब अपने मर्जी से बोल दिया। शुड ऑल द स्कूल टीचर्स बी डिबार्ड फ्रॉम गिविंग द प्राइवेट ट्यूशंस, मतलब जितने भी स्कूल टीचर्स है उनको प्राइवेट ट्यूशन देने से हटा देना चाहिए, मना कर देना चाहिए, मतलब कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो फिर अलग से प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना चाहिए, इस टाइप की बात पूछी गई है। तो आर्गुमेंट क्या है? नो दे नीड नो द नीडी स्टूडेंट्स विल बी deprived of the expertise of these teachers. Yes, this is an injustice to the unemployed educated people who can earn their living by giving tuitions. Yes, only then the quality of teaching in the school will be improved. Yes, now the salary of this teacher is reasonable. देखो, अभी फर्स्ट टू को छोड़ दिया जाए तो ये तो दोनों तो 100% गलत हो गए, ठीक है ना? ये तो 100% गलत हो गए, बाकी के बारे में सोचो नहीं सोचो, जो 100% हमें पता है ना उस पर पहले फोकस करो। ये तो बात बिल्कुल ही गलत है कि इससे स्कूल का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, है ना? ये बात तो तुम बोलो मत, स्कूल में ढंग से पढ़ा लो ना भाई, तुमको इतनी हो रही है तो 2 घंटे की स्कूल में क्लास ले लो, घर पे मत पढ़ाओ ना, 1 घंटे की क्लास है 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लो। इवन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हमारे स्कूल में एजेड टीचर थी, वो स्कूल होता था हमारा 12 बजे का, वो हमें बुलाती थी 9 बजे, 10 बजे बुला लेती थी, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा हमें पढ़ाती थी वो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतनी अगर हो रही है एजुकेशन की चिंता हो रही है तो एक्स्ट्रा क्लास ले लो, घर पे क्यों बुलाना? घर पे तो कुछ ही बच्चे पढ़ पाएंगे, स्कूल में तो सब पढ़ लेंगे ना। यस, नाउ द सैलरी ऑफ दिस टीचर इज रीजनेबल, हाँ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन ये गलत है ना। तो सेकंड और थर्ड तो 100% गलत हो गया, तो थर्ड अगर गलत हो गया तो थर्ड ने तीनों को उड़ा दिया, तो बचा कौन सा? डी। सारे पे दिमाग मत मारो, जितना जरूरत है उतने पे दिमाग मारो, ठीक है? इससे एक कहानी सुनाता हूँ, है ना? मैं स्कूल जब मैं 11th 12th में पढ़ता था, मैं बता चुका हूँ एक आध बार और भी पहले, तो 11th 12th में हम लोग को मैथ साइंस सब्जेक्ट ले लिया था, तो स्कूल में सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते कौन है? टीचर वीचर थोड़ा पढ़ाते, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस लगती थी। मैं तो इंग्लिश मीडियम में था, कुछ हिंदी मीडियम भी थी, तो टोटल 6-7 सेक्शंस होते हैं, ठीक है? बहुत फेमस स्कूल है भोपाल का, गवर्नमेंट के नाम पर। तो उसमें वहां पर अब हफ्ते में महीने में एक बार कोई क्लास लेने के लिए टीचर आते थे और लाइन सबको बिठा देते थे, एक ही साथ सबको बिठा दिया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको बिठा दिया। आज डिटर्मिनेंट पढ़ाया, खत्म, अगले दिन मैट्रिसेस चालू, मैट्रिसेस एक दिन पढ़ाया, खत्म, अगले बार जब आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री चालू, एक क्लास ली, खत्म, पिछली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, इंटीग्रेशन चालू। ऐसे ऐसे तो सिलेबस खत्म हो जाता था, है ना? महीने साल भर में 8-10 क्लास लग गई तो लग गई, बस खत्म, सिलेबस खत्म। और कुछ बच्चे आगे जो बैठ जाते थे वो खूब आंसर देते थे, हम लोग सोचते थे आंसर कैसे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके यहाँ पे घर पे ट्यूशन पढ़ने जाते थे, ठीक है? तो वो उनको बता देते थे ये सवाल आएगा पेपर में, इसी को याद कर लो, उन्हीं को ही वो घर में पढ़ा देते थे। उनका मेन फोकस रहता था स्कूल में आके सिर्फ बच्चों को डराना, क्यों तुमसे आंसर नहीं बन रहा, क्यों तुम्हें आता नहीं है क्या, ये नहीं आता वो नहीं आता, उनको नंबर काट लेना, ये सब करना, डरा धमका के उनको कहाँ बुलाना? ट्यूशन में बुलाना, है ना? गलती से मैं चला भी गया था, मैं मतलब ऐसा नहीं सोच के गया था कि मुझे पढ़ने जाना, अब स्कूल में समझ नहीं आ रहा, फेल हो जाए, हो ही रहे हैं, फेल हो ही रहे हैं, हो जाएंगे नहीं, हो ही रहे थे, तो फेल तो हो ही रहे हैं स्कूल में, तो चलो कहीं पे प्राइवेट ट्यूशन वगैरह देखनी पड़ेगी। प्राइवेट ट्यूशन देखते देखते कहाँ पहुंच गए? उन्हीं टीचर के घर पहुंच गए, पता चला कि ये तो सब यही जमीन पे बैठा के पढ़ा देते वो तो, अब बरामदे में तो देखा तो ये सब के सब क्या है, क्लासमेट ही बैठे हुए हैं। मैंने कहा साले तुम सब यहीं आते हो? बाद में टीचर देखा तो वो भी क्या बोलते हैं, धोती बांध के आ रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या, ये तो अपने ही टीचर निकले। अरे तुम्हारी बॉटल ही गिर गई। हाँ, तो अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि साले तुम स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हो और यहाँ पे सब बच्चों को बिठा रहे हो, इसीलिए ये सब आंसर देते थे, ये वही सब चेहरे हैं जो आंसर देते थे, और अब मैं इनको यहाँ पर भी फीस दूं? अरे रहने दो। मैंने कहा हाँ सर आता हूँ, और निकला, और उसके बाद आया ही नहीं। नंबर काटना काटो, मैं क्यों दूं फीस? भाई तुमको स्कूल में फीस दे दी ना, सरकार तुम्हें पैसा दे रही है ना, फिर अलग से क्यों पैसा देना? मैं जाके किसी और के पास पढ़ूंगा, तुम्हारे से थोड़ा ना पढ़ूंगा क्या? नहीं हुआ था ना, पास ही तो नहीं हुआ था, फेल हो गया था, तभी तो 11th क्लास में फेल हो गया था। अब फिर भी देखो, अंधों में काना राजा, वही तो मैंने कहा, फिर भी पढ़ा ही रहा हूँ तुम्हें। हम्म? क्या बोला गया है? शुड पीपल विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर देन द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट
बी डिबार्टेड फ्रॉम द सीकिंग जॉब। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको हटा दो, है ना, सबसे अच्छी बात है। हाँ और क्या, हटा देना। तो नो इट विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात तो फिर भी ठीक है। नो इट विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, अभी देखते हैं आगे। यस, इट क्रिएट द कॉम्प्लेक्स among employees and affect the work adversely. Work adversely. No, this goes against the basic right of the individuals. ये तो सही लग ही रहा है, हाँ? ये तो सही लग ही रहा है। Yes, this will increase the productivity. Productivity से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो जहां तक है ये तो सही होगा और ये तो गलत होगा ही, ठीक है। तो ये गलत होगा, इसका मतलब कि ये गलत हो गया, और ऑल आर स्ट्रॉन्ग भी गलत हो गया। अब फर्स्ट पे फोकस करना है, सेकंड पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। किस पे फोकस करना है? फर्स्ट पे, क्योंकि थर्ड तो दोनों में आ रहा है। अब फर्स्ट पे फोकस करो। नो इट, अरे देखना पड़ेगा, अब इतना थोड़ा ना आ रहा। तुम क्या गूगल समझ के रखा है क्या? इंग्लिश पढ़ा रहा होता, अगर मैं इंग्लिश का टीचर नहीं बन जाता, इतने सारे वर्ड्स का मतलब पता होता तो। बस धकेल जाता है, उसको छोड़ो, उसको नहीं पढ़ना, आगे का पढ़ो, है ना। ऐसे ही होता है, आधा अधूरा बोल के अब पूरे का मतलब समझ में आ जाता है। तो नो इट विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कहीं ना कहीं पर उसका मतलब यही है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसे बढ़ जाएगी? नो इट विल एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ, नहीं, एविडेंस जो दे रहा है, मतलब जो बात कह रहा है वो इंडिपेंडेंटली थोड़ी बहुत सही हो सकती है, लेकिन उसका डायरेक्ट एविडेंस उसके लिए कैसा लग रहा है, बात उस पर देखो। हमें किस चीज के लिए देखना है कि स्टेटमेंट से अगर हम देखेंगे, स्टेटमेंट से हम देखेंगे तो उसके लिए क्या वो सही बैठ रहा है क्या? पहली बात तो ये जो एविडेंस दे रहा है ना, वो एविडेंस बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा। क्या है कि एविडेंस क्या होना चाहिए कि अगर कोई ज्यादा पढ़ लिख गया, अगर कोई ने ज्यादा पढ़ लिख गया और उसने अगर छोटी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसको उसको अप्लाई करने के लिए देना उसका हक हो गया ना, क्योंकि भैया उसने तो मिनिमम क्वालिफिकेशन को तो पार कर लिया ना। तो इसलिए थर्ड तो क्या हो गया, 100% सही हो गया। लेकिन अब ये बोल देना कि नहीं, अगर उसको नहीं बैठने दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। वो इसमें नहीं जॉब में जाएगा, वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, किसी और जॉब के लिए चला जाएगा वो। क्या चीज? हाँ, मतलब उसकी तो जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है ना, उसके तो जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है, वो यहाँ नहीं आएगा तो कहीं और जाके ले लेगा। अरे वो उसके लेवल वाली जॉब के लिए जाएगा ना। नहीं, ये चीज हम, ये जो दिया है ना स्टेटमेंट, ये जो दिया ये तो ठीक है, नो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो ये एविडेंस दे रहा है ना, वो उसके लिए सही नहीं बैठ रहा। उसने नो बोला वो तो ठीक है, नो बोला वो तो ठीक है, लेकिन जो उसने एविडेंस दे रहा है कि नहीं उसके कारण एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहे अनएम्प्लॉय रहेगा, ये कैसे कहा जा सकता है उस स्टेटमेंट से? उससे उससे ये कैसे आर्गुमेंट निकल के आएगा? उसका तो ये कहना है कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन से अगर वो ज्यादा है तो वो अप्लाई ना करे, तो वो उस जगह पर अप्लाई करेगा जहां पर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही बैठ रही है, वो उस जगह पर अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा और वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। तो फिर तो बात ये आ जाएगी कि नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी खतरे से खाली नहीं है, है ना। तो ये इस कारण से ये जो एविडेंस वो दे रहा है ना, वो सही नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड स्ट्रॉन्ग। थर्ड तो सही है ही ना, उसका राइट है, उसका राइट है जॉब के लिए अप्लाई करना। मिनिमम क्वालिफिकेशन को तो पार कर गया ना वो, तो उसका बिल्कुल हक है उसका अप्लाई करने का। क्या? ये तो होता ही है ना, ये तो सत्य है, ये तो होता ही है ना। तुमने मिनिमम क्वालिफिकेशन को अगर पार कर लिया तो तुम तो उसको अप्लाई तो कर ही सकते हो ना, ये तो होता ही है। शुड द क्लास फोर्थ
children have board examination. Yes, this will motivate the children to study and get higher marks, and thus more knowledge can be embedded a younger age. No, the children will be forced to study and won't enjoy the process. Yes, in today's competitive world, the children need to prepared right from the beginning to face such difficult examination. No, this will add pressure on the tender age children and leave very little time for them to play. अब यहाँ पर नहीं, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्लास फोर्थ के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा इस पे फोकस करो, ठीक है। क्लास 4 के लिए बोल रहा है यहाँ पर कि क्लास 4 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, और यहाँ पर ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि हाँ इससे जो है नॉलेज लेवल बढ़ेगा, मोटिवेट होंगे। तो सिर्फ क्लास 4 ही क्यों? अगर हाँ तुम बोल रहे हो तो क्लास 4 ही क्यों? फिर सारी क्लासेस के लिए बोर्ड ले लो, हर क्लास में बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, समझे? तो ये जो बैठ रही, ये जो बात कही है वो स्टेटमेंट से डायरेक्टली प्रूव नहीं कर रही ना, एविडेंस उसके लिए नहीं दे रही, ठीक है। और फिर बाद में क्या बोल रहा है कि नो द चिल्ड्रन विल बी फोर्स्ड टू स्टडी एंड वोंट एंजॉय द प्रोसेस। अब जो अभी का जो अब नया सर्कुलर पास हुआ है, क्या नाम है उसका? एक जना बोलो कोई। यू न्यू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, उसका एक नाम भी है ना। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो मैं भी बोल रहा हूँ, उसका एक नाम है ना, ठीक है। तो अब उसमें भी अगर देखा जाए तो क्या है, बोर्ड एग्जाम को हटा दिया गया है ना, कई जगह से। आई थिंक 8th क्लास से हटा दिया है, ठीक है। तो छोटी क्लासेस से क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि उन पर से बर्डन हटा दे रहा है। वो मिनिमम बोल दिया है कि 3rd क्लास तक या 4th क्लास तक ऐसा बोल दिया है कि पास करना ही करना है। तो वो इस कारण से कि बच्चे के मन में पहले से ही टेंशन ना रहे एग्जाम को लेकर कि नहीं फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और थोड़ा सा वो एंजॉय कर सके, अपने माइंड को रिलैक्स कर सके, इस टाइप से वो पॉलिसी लाई गई है। तो उसी के बारे में अगर उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम आंसर दें तो हाँ ये बात सही है कि जो एकदम छोटे बच्चे हैं उनको एकदम उस पढ़ाई से रिलेटेड एकदम फोर्स नहीं रहेगा, वो पढ़ाई को एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। और यस, इन द टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द चिल्ड्रन नीड टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू फेस सच डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। ये भी बात ठीक है कि फेस करना है तो ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 4th क्लास को लेके कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही। नो दिस विल एड द प्रेशर ऑन द टेंडर एज। ये बात तो दोनों सही बैठ रही है, ये बात तो दोनों सही बैठ रही है कि यहाँ पर वो टेंशन नहीं होना चाहिए, आराम से बच्चा पढ़ ले। तो यहाँ पर 2nd और 4th तो सही हो रहा है, ठीक है। तो 2nd और 4th सही हो रहा है तो ऑब्वियसली किस में आ जाएगा, ये सी में आ जाएगा। यहाँ पर इसको तो हमने नकार ही दिया है, तो अगर फर्स्ट को हमने झुटला दिया तो ये तीनों अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सी। क्या थर्ड? मैंने कब कहा थर्ड स्ट्रॉन्ग है? मैं तो ये आंसर निकाल रहा हूँ, मैं तो आंसर निकालने पे फोकस है। तुमने जो कहा तुम जानो, आंसर आना चाहिए। क्या देखो, हमने जो समझा कि हाँ ये 2nd और 4th तो क्या है, सही बैठ रहा है। फर्स्ट हमने गलत कर दिया, 3rd में थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा सही। लेकिन यहाँ पर अब किसी को सही लगेगा, किसी को गलत भी लग सकता है। मुझे क्यों सही नहीं लग रहा? क्योंकि 4th क्लास ही क्यों, ठीक है ना। मुझे क्यों गलत लग रहा है? 4th क्लास ही क्यों, तो इस पे मुझे डाउट है। लेकिन मुझे 2nd और 4th का हो गया कि हाँ ये तो सही बैठ रहा है। तो 2nd और 4th अगर सही है और फर्स्ट को पहले ही हमने नकार दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 चले गए, सी बचा, सी बचा मतलब 3rd भी सही हो गया, ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं है कि तुम है ना चारों आर्ग्यूमेंट को देखो। हम कभी भी ऐसा होता है मल्टीपल चॉइस करेक्ट में कि हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे सही होंगे या गलत होंगे, लेकिन कई बार हमें कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो अगर हमें एक दो पॉइंट भी अगर हमें पता चल जाते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, उसको यूज करके ऑप्शन को देखो और फिर फाइनल बताओ कि हाँ कौन सा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऑप्शन को देखो। मुझे है तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो होगी ही, तुम्हें तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ाना है। तुम तो चलो छोड़ भी दोगे, हाँ ये समझ में नहीं आया आगे बढ़ो, मैं क्या बोलूंगा बताओ। हाँ ये तो है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ना। मैं यहाँ पर ये थोड़ा प्रूफ कर सकता कि हाँ x इक्वल टू वाई, यहाँ पर हम प्रूफ नहीं कर सकते ना। मानो अब और क्या है, अपने आप को प्रिपेयर करो। हम्म, क्या रहा है?
Should there be a reservation of jobs in the organization in the private sector also as in the public sector undertaking in India? Private sector में भी जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए जैसा कि पब्लिक सेक्टर में मिलता है. Yes, this would give more opportunity of the development to the weaker section of the society and does help reduce the gap between the affluent and the downtrodden in India. तो अब यहाँ पर इस बात के लिए देखो कोई भी सही नहीं मानेगा, है ना, इसको तो कोई सही मानेगा ही नहीं. लेकिन अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि है ना वीकर सेक्शन को इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी. कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको बोल रहे हैं कि वीकर सेक्शन नहीं है वो वीकर से भी ज्यादा वीकर होता है ना. जिसको क्या मान लो कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं जनरल कैटेगरी या फिर हम बोलते हैं कि ओबीसी एसटी एससी का अगर हम इस टाइप से अगर पार्शलिटी करें तो कई जनरल कैटेगरी में भी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वीक होते हैं. तो भाई अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि नहीं जो पब्लिक जो गवर्नमेंट जॉब में है उन्होंने कहा है कि वही चीज पब्लिक में भी अप्लाई कर देनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी. तो यहाँ पर इसके लिए अभी थोड़ा सा आर्गुमेंट चलेगा. अभी और सारे सारे पढ़ो पहले. क्या दिया है सब में? कहा दिया? सब में नहीं होता ना, प्राइवेट सेक्टर में हर जगह नहीं होता, गवर्नमेंट में हर जगह होता है, प्राइवेट में हर जगह नहीं होता. अभी रुको पहले सारे पढ़ो, पहले सारे पढ़ लो पहले. अभी तुम आर्गुमेंट पे ही आर्गुमेंट करने लगोगे तो आंसर ही नहीं आ पाएगा. आंसर निकालना है हमें. नो द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट गेट एनी गवर्नमेंट असिस्टेंस. No, the private sector does not get any government assistance and therefore they should not be saddled with such policy. ये बात थोड़ी सी ठीक है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि सारा खर्चा उन्हीं को बियर करना पड़ता है ना. गवर्नमेंट में तो क्या हम ही से पैसा लेकर चला लेते हैं. तो यहाँ पर ये सही हो सकता है. अभी देखते हैं, अभी देखते हैं ये अगर हाँ अगर 2 सही है तो 1 भी सही होगा. 1 तो देखो सब में ही दिया हुआ है. अगर देखोगे तो 1 के लिए तो आर्गुमेंट करना है तो बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या दिया है 1 सब में दिया हुआ है, ठीक है ना. तो 1 के लिए अगर तुम दिमाग लगाने बैठ गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है 1 सब में दिया हुआ है. तो इसलिए मैंने कहा ना ऑप्शन को देखते हुए चलो. तुम सर फोड़ रहे हो कहाँ पर 1 पे और देखा तो 1 कम में हाँ है, सब में है, तो फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो ना. इसलिए मैंने कहा ऑप्शन को देखते हुए चलो, ठीक है. तो अब अगर हम देखें नो नाउ वेयर एल्स इन द वर्ल्ड सच अ प्रैक्टिस इज बीइंग फॉलोड. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा जो चीज जो हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं वो तो कहीं पर भी वर्ल्ड में फॉलो नहीं हो रही है. ये बात भी खैर ठीक है, लेकिन क्या थर्ड वाला जो है वो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है. तो इसके बारे में भी सोचना बेकार है. नो द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्शन. ये तो ठीक हो नहीं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्शन. हाँ एग्री करेगा नहीं करेगा हो भी सकता है. तो मोर एक्यूरेट अब फिर कौन सा बैठा है यहाँ पर? सी और बी में से लग रहा है, थोड़ा सा सी और बी में से लग रहा है. क्या दिया है? ए. अब आंसर ही ए दिया है, तो अब सोचो ए क्यों है. अब अपने आप को तैयार करो. Yes, this would give more opportunity of the development to the weaker section of the society and thus reduce the gap between the affluent and the downtrodden in India. तो मतलब कि कुल मिलाकर ये है कि प्राइवेट में भी ये अप्लाई करना ही चाहिए. उनका मुद्दा ये है. नो वो वाली कोई बात करो ही मत. सिंपल सा फंडा है. ये यस वाला सही है, नो वाले सारे गलत हैं. पता चल गया ना आज. आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए ना कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सही हो जाए. तो यहाँ पर कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है. यस मतलब यस, ठीक है ना. अब देखो वही बात है, आर्गुमेंट तो चलता ही रहेगा इस चीज पर, है ना. ये नेवर एंडिंग, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है. ये इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है. ये समझ लो, मतलब कश्मीर से भी बड़ा मुद्दा है. 370 धारा हट चुकी है, लेकिन इसको नहीं हटाया गया. ये सबसे गंभीर मुद्दा है. अरे तुम्हारे बोलने से क्या होगा, यहाँ पर लड़ाइयां जंग छिड़ जाएगी अगर इसको नकार दिया तो. मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको अभी बात ही नहीं समझ में आ रही है. देखो यहाँ पर वो मुद्दा है ही नहीं. क्या होना चाहिए, हम उस बहस पे बैठे ही नहीं है. हम यहाँ पर सरकार नहीं चला रहे हैं. हम इस मुद्दे पे नहीं बहस कर रहे हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. हम इस बात की डिस्कशन कर रहे हैं कि आंसर कौन सा सही होगा. हमें नंबर कैसे मिलेगा, मुद्दा क्या है, एग्जाम में नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर अगर ये आर्गुमेंट है तो हमें यहाँ पर यस बोलना है, ठीक है. लेकिन थोड़ा गहराई से सोचना कि यहाँ पर ऐसा कैटेगरी वाइज अगर हम देख लेते, अभी तो चलो ईडब्ल्यूएस तो अब ले आए हैं, है ना. जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस ले आए हैं कि जनरल वालों को भी बुरा ना लगे, ठीक है ना.
क्राइटेरिया भी अगर देखा जाए तो अब जाकर आया है, तो ये एग्जाम में आ गया, यही तो दिक्कत है। हाँ बोलो आगे क्या बोल रहे हो। हाँ तो क्या हुआ फिर, तो क्या हुआ, गलत तो वैसे भी होना ही था आज। देखो इसके लिए, देखो अभी पहली बात तो है ना, इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है ना, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि एट द एंड अगर एक आध दो क्वेश्चन आ भी गया तो ऐसा नहीं कि तुम भावनाओं में बहकर आंसर लगा दो, है ना, यहाँ पर भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। चलो क्या आएगा, ए, इट इज सरप्राइजिंग दैट द इंडिया beat Australia even after follow on. It happens second times in the history of Test cricket. ठीक है, assumption क्या है, winning after follow on is possible. India cannot repeat such victory again. अब अगेन रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है, तो यहाँ पर ये तो सही नहीं बैठेगा। और विनिंग आफ्टर सच फॉलो इन इज पॉसिबल, पॉसिबल है तभी तो वो जीत गए हैं इस तरीके से, क्योंकि वो जीत गए हैं इसलिए अब इस तरीके का assumption लगाया जा सकता है कि नहीं, इस तरीके के बाद में भी विनिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन इज इम्प्लिसिट। अब हम किस पर आ चुके हैं, स्टेटमेंट एंड assumption पर आ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए और भी दोनों आंसर आ गए, और बोलो। यहाँ पर बोला गया है वी मस्ट अपॉइंट मोर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑन आवर ऑफिस स्टाफ, द मैनेजर सेड टू चेयरमैन, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आर अवेलेबल, द प्रेजेंट ऑफिस स्टाफ इज इनसफिशिएंट, इनएफिशिएंट। देखो इनसफिशिएंट होता ना तो ये सेकंड वाला सही हो जाता है, ये इनएफिशिएंट है, समझ गए, इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट मतलब कि उनकी एफिशिएंसी की बात कर दी है, इनसफिशिएंट हो सकता है इसीलिए और अपॉइंट करने के लिए बोला है, लेकिन एफिशिएंसी कैसे नापोगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट से एफिशिएंसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही तो सेकंड तो गलत हो गया, ठीक है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आर अवेलेबल, ये बात तो ठीक है ही, क्योंकि अवेलेबल है तभी तो उनको अपॉइंट करने की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन इज इम्प्लिसिट, ठीक है, क्योंकि अगर बोला जा रहा है कि और सबऑर्डिनेट को अपॉइंट करो, इसका मतलब सीधे अजम्पशन ये निकल सकता है कि सबऑर्डिनेट्स और अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आएगा, बी डी, इवन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट द रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस उसको बोलते थे, शोएब अख्तर को, फास्टेस्ट बॉलर था पाकिस्तान का, तो उसको क्या बोलते थे, रावलपिंडी एक्सप्रेस। Even after the retirement from the international cricket, the Rawalpindi Express is in the controversy again. This time, the targeted Sachin Tendulkar through his book "Controversial Yours," a news about शोएब अख्तर, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद में वो फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने एक बुक लिखी उसके कारण, ठीक है, हाँ शोएब अख्तर के बारे में लिखी किसने, this time he targeted, अच्छा this time he targeted Sachin Tendulkar, okay okay, through his book controversial yours, a news about Shoaib Akhtar, ठीक है। Shoaib Akhtar does not play test cricket now, हाँ वो तो चीज समझ में आ ही रही है क्योंकि वो क्या हो गया है, रिटायर हो गया है, तो अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है।
वन कैन टारगेट एनीबडी थ्रू वंस राइट अप। तो ये बात भी उसे समझ में आ रही है कि अगर कोई इस तरह की किताब लिखता है या कुछ भी लिखता है तो इस तरीके से वो दूसरे को टारगेट कर सकता है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आ जाएगा, यूट्यूब वीडियो, उसके थ्रू टारगेट किया जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, बोथ इम्प्लिसिट। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म, अभी जॉब करने गए नहीं हो ना। क्या बोला गया है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू होल्ड द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्सेस टैक्स एट द सोर्स फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉयज। देखो क्या होता है कि एक होता है कि है ना तुम्हें पहले पूरी सैलरी दे दी और बाद में तुमने टैक्स पे किया, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि है ना कंपनी खुद से ही पहले तुम्हारा टैक्स काट लेगी और बाद में बचा हुआ पैसा देगी, ठीक है ना। तो सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर लेना, ठीक है, बात उसकी हो रही है। तो सोर्स पे टैक्स डिडक्ट कर लेना मतलब कंपनी पहले से ही टैक्स काट ले और बाकी का पैसा तुम्हें दे। So the government has decided to hold the employers responsible for deducting tax at the source for all its employee. Government has decided to hold the employers responsible for deducting tax at the source. तो assumption में क्या बोला गया है, the employee may still not arrange the deduct tax source for its employees. The employees may not allow the employers to deduct। देखो सेकंड वाला तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकंड वाला तो हमेशा ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय में नॉट अलाउड द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स, मतलब कि एम्प्लॉय मना कर सकता है एम्प्लॉयर को कि नहीं तुम मेरा टैक्स मत काटो, ठीक है। तो ये बात तो गलत है क्योंकि हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, कहीं पर वो अलाउ कर सकता है कहीं पर नहीं भी कर सकता है। ये बात तो एम्प्लॉय की कोई नहीं सुनी जाएगी, ठीक है ना, सीधी साफ बात ये है। अब यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट को क्लियर करना पड़ेगा पहले। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to hold the employers responsible for deducting tax at source for all its employee। कहां पर, कहां पर इसमें बोल रहे हो, assumption में बोल रहे हो, यहाँ पर एम्प्लॉयर, the employer may still not arrange the deduct tax source for its employee। करो इसको सॉल्व, सोचो है ना, इसको सोचो फिर कल यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग एक्चुअल में समझना पड़ेगा पहले तो। मिस्टेक एक बार चेक कर लूंगा मैं भी, तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना कि कहीं पे कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यहाँ पर इसमें तो वही लिखा हुआ है जो तो उसी की पीपीटी है, इसी यहीं से स्टार्ट। हाँ, एम्प्लॉयर भी हो सकता है, द एम्प्लॉयर्स में स्टिल नॉट अरेंज टू डिडक्ट सोर्सेज फॉर इट्स एम्प्लॉय। तो फिर कौन सा सही हो जाएगा, फिर ए सही हो जाएगा। फिर अगर ये एम्प्लॉयर देखकर करेंगे तो ए सही हो जाएगा। बाकी हम इस पर कल और बात करते हैं, ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।